लोग को याद है एक बार बताया गया था कि जो लाइट होती है वो ईएम वेव होती है ना। और उस ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती थी और मैग्नेटिक फील्ड भी होती थी, है ना। तो देखो ई वाई ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड को लिखते थे ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। अब और ये भी याद है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती थी वो ये होती थी ई नॉट अपॉन पी। पता होना चाहिए, है ना। ईएम वेव का कुछ हिस्सा ये वेव ऑप्टिक्स में होता है। अब देखो जैसे ये सी होता है, ये ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है ना। ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो आप ये देखिए सी की वैल्यू तो ये है ना, तो यहाँ से ई नॉट कितना आएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है ना? तो इसलिए ना जो ईएम वेव होती है ना उसमें मेनली ये वाला कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट जो है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ना ऑप्टिक्स, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इन द ई एम वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया गया है, नॉट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक रीजन ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। यार वेव जो है लाइट की, सन से लाइट आई तो बीच में तो वैक्यूम है ही नहीं। तो आखिर ये वेव वैक्यूम में चल कैसे पाए। एक बहुत बड़ा मतलब सवाल है कि भाई बिना किसी मीडियम के हाउ इज द लाइट वेव एबल टू ट्रेवल, है ना। ये मतलब इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं समझ में आ रहा। तो ना एक आदमी का मतलब बहुत लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। जैसे न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, न्यूटन ने कहा था कि वैसे हमें दिखता तो नहीं है लेकिन पूरा जहाँ वैक्यूम भी है ना वहां भी सब जगह ना कुछ है भरा हुआ, वो हमें दिख नहीं रहा और उसी से लाइट चलती। लेकिन फिर बाद में ये थ्योरी सही नहीं रही। तो फिर एक और आदमी आया, उसने जो थ्योरी दी ना उससे फिर भी काफी एक्सप्लेन हो गया। उस आदमी का नाम था HUYGE है। उसने ना एक नया कॉन्सेप्ट किया, उस कॉन्सेप्ट का नाम था फ्रंट। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम में पूछते भी हैं। नीट में भी जैसे थ्योरेटिकल सवाल आता है ना तो उसमें आता है वेव फ्रंट। तो उसने ना वेव फ्रंट के बारे में बताया, ये तो बिल्कुल नई चीज है, वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट की उसने डेफिनेशन, ये पहले डेफिनेशन लिख देते हैं फिर समझते हैं। इट इज ऑन द पॉइंट्स oscillating
in the same phase. इसका मतलब what do you mean by this? जैसे कोई बल्ब है, बल्ब ऐसे जल गया, बल्ब से रेज ऐसे नहीं है सब तरफ, बल्ब को हमने ऑन किया t इक्वल टू 0 पे, लाइट निकली। अब लाइट की स्पीड तो c है, तो आफ्टर टाइम t लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, c t। तो उसने कहा कि अगर हम इस सी टी डिस्टेंस दूर जितने भी पॉइंट है, उन सब पॉइंट को जोड़ने वाली एक सरफेस बनाना, उसी सरफेस का नाम होगा वेव फ्रंट। आप मुझे बताइए ये सरफेस कैसी है? स्फेरिकल है मतलब सबसे पहला तो लोगों को पॉइंट समझ में आया कि यदि कोई पॉइंट सोर्स होना, जैसे कि बल्ब बल्ब से जो वेव फ्रंट बनती है वो स्फेरिकल बनती है, देखो, ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, spherical wavefront due to a point source spherical wavefront। अच्छा, ऐसे ही मान लो बल्ब की जगह अगर ट्यूबलाइट लीनियर सोर्स होता है, और इससे लाइट निकलती है, लाइट इस तरीके से जाती है। अगर इसका अपन वो बनाते लोकस, ऐसा आता क्या? हाइजन ने कहा कि ऐसा नहीं कि एक ही बनेगी, बहुत सारी बन सकती है। ये भी एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, और आगे भी मतलब कि ड्यूट हुआ है लीनियर सोर्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अच्छा, अब ये दो डायग्राम है, जैसे कि ये सेकंड डायग्राम है और फर्स्ट डायग्राम में थोड़ा बता देते हैं। फर्स्ट डायग्राम में रेज ऐसे जा रही है ऐसे। एक चीज अगर नोट करेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो वेव फ्रंट बनी, चाहे ये वाली बनी चाहे एक और बनी, तो वेव फ्रंट बनी, रे ऑफ लाइट उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। देख रहे हो? क्या हम एक पॉइंट लिखें कि द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट? जा सकता है, मुझे लगता है वेव इज ऑलवेज
अच्छा ये तो हो गई, चलो दो केस। अब ये सोचो अगर कोई ना सोर्स जो है वो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से जो wave आती है वो आपको पता होगा कि ऐसे पैरेलल। अगर ना हम एक ऐसी सरफेस बनाए जो इन रेस के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि वेव फ्रंट को तो परपेंडिकुलर होना है, तो वो वेव फ्रंट ना ऐसे हो जाए। लेकिन बिल्कुल प्लेन सर, ये प्लेन हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रेज पैरेलल होती है तो वेव फ्रंट प्लेन होती है, प्लेन सरफेस होती है ना। और इसका मतलब कि अगर सोर्स बहुत दूर हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो रेज विल बी पैरेलल, और उस केस में वेव फ्रंट विल बी प्लेन। वेरी फार अवे, द सोर्स इज वेरी फार अवे, किसी भी एरिया में। इफ द सोर्स इज वेरी फार अवे, द शेप ऑफ द वेव फ्रंट विल बी प्लानर। चलिए तो ये तो ठीक है भाई, हाइजन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया वेव फ्रंट, और उसने ये बताया अलग अलग तरह के सोर्सेस के लिए वेव फ्रंट कैसी हो। लेकिन लोगों ने कहा कि हमारा सवाल ये नहीं, हमारा सवाल ये है कि आखिर जो वेव है वो वैक्यूम में भी आगे चल कैसे पा रही है बिना किसी मीडियम की मदद से। हाउ इज द लाइट एबल टू ट्रेवल इन वैक्यूम। तो ना हाइजन ने वेव की चलने के लिए एक थ्योरी दी, तो हम लोग कहते हैं Huygens wave theory। क्या थ्योरी दी थी हाइजन ने, ये अपन लिख। हाइजन ने पॉइंट कहा था, उसने कहा था कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, every point on the primary wavefront acts as a, कई सारे नए नए टर्म्स आएंगे तो मैं धीरे धीरे सबका मतलब समझाता हूँ। every point on the primary wavefront acts as a source of, बस एक पेज छोड़ना, सिर्फ एक। every point on the primary wavefront acts as the source of secondary wavelengths, ये उसने पहला पॉइंट दिया था। दूसरा उसने कहा, मैं भी लिखवा रहा हूँ फिर अभी सुनना, envelope of all the secondary wavelets in the forward direction
envelope of all the secondary wavelets in the forward direction gives us the new primary ये दो चीजें उसने बोली, ठीक है? जैसे कि सन है, ठीक है, सन। अब सन से लाइट निकली, उसने कहा मान लो लाइट यहाँ तक पहुंची, क्योंकि सन को एक पॉइंट फोर्स मान सकते हैं, तो लाइट ऐसे सन को हमने पॉइंट माना तो स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब उसने कहा मेरी थ्योरी के हिसाब से, पहला लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। उसने कहा कि इस ग्रीन कलर की वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स, कितने पॉइंट होंगे इनफाइनाइट, जितने भी पॉइंट, तो सारे पॉइंट अपने आप को सोर्स मानना शुरू कर देंगे। अगर ये सारे पॉइंट अपने आप को सोर्स मानना शुरू कर दें, तो इन सबसे ना सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगे। जैसे आपने सुना है एक चीज होती है, उसका नाम होता है लीफलेट। लीफलेट पता क्या होती है? जैसे कि अगर कोई पत्ती होती है लीफ, उस पत्ती के ऊपर और छोटी छोटी लीफ निकल आए, वो लीफलेट हो। छोटी छोटी सी वेव फ्रंट्स और निकलने लगेंगे। सारे सोर्स पॉइंट सोर्स है ना, वो ऐसी वेव फ्रंट बनाने लगेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि एक वेव फ्रंट के ऊपर और वेव फ्रंट वगैरह, इनको क्या कहोगे? वेवलेट ही तो कहोगे। ये बन गई कई सारी वेव फ्रंट, वेवलेट। फिर उसने कहा कि एनवेलप ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यदि सन से दूर ही जाएंगी ना रेस, रेस सन की तरफ तो चली नहीं जाएंगी। उसने कहा कि अब अगर हम कि जो भी सेकेंडरी वेवलेट है, इनका फिर से एक कवर ऐसे बना आगे की तरफ। ये जो कवर है ना, इसी को एनवेलप कहते हैं। तो ये एनवेलप नई वेव फ्रंट बन जाएगा। तो पुरानी वेव फ्रंट ग्रीन कलर की जो थी वो गायब हो जाएगी, और नई वेव फ्रंट आ जाएगी ब्लू कलर। अब ये प्रोसीजर रिपीट होता जाएगा। तो उसने कहा कि अब इसके जितने भी पॉइंट है ना, तो फिर अपने आप को सोर्स मानने लगेंगे। देखो ना, अब जैसे ये सब सोर्स मानने लगे, उसने कहा फिर से पॉइंट सोर्स है, तो फिर देखो इनसे वेवलेट बन गई। ये फिर सेकेंडरी वेवलेट कहलाएंगे एकदम। इनका फिर एनवेलप बनाओगे ना, पुरानी वेव फ्रंट फिर गायब हो गई, और ये जो नया एनवेलप बना है, इट विल एक्ट एज द सेकेंडरी वेव। फिर क्या होगा? मतलब प्राइमरी वेव, अब इसके फिर सारे वो पॉइंट क्या अपने आप को मानने लगे सोर्स। समझ पा रहे हो लॉजिक? उसने कहा देखो इस तरीके से ये जो वेव फ्रंट है ना, ये वेव फ्रंट बड़ी होती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक दिया था यार उसने। जैसे बन गया, फिर इनका एनवेलप बना दो। इसी तरीके से उसने कहा कि देखो बड़ी नहीं होती जा रही वेव, वेवलेट, सॉरी, वेव फ्रंट बड़ी होती जा रही। बस यही चलता रहता है, यही दो प्रोसेस चलती रहती है। लॉजिक तो खैर उसने बड़ा आसान दिया था। अब लोगों को ये रहा, सोर्स ऑफ टाइम ऑब्जर्व। यहाँ ना दो लोग हैं, एक है सोर्स ऑफ लाइट,
लाइट निकल रही है, एक वो जो उस लाइट को देख रहा है। इफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर आर इन relative motion, if the source of light and the observer are in relative motion, then the frequency of light seen by the observer and the frequency of light seen by the observer is different from the frequency, different from the frequency emitted by the source. यदि जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी एमिट होगी वो हमें नहीं दिखेगी, उसके अलावा कुछ और दिखेगी। ऐसे ही कुछ मुझे लगता है डॉपलर इफेक्ट। यहाँ पर जो है वो चीजें हैं। एक चीज तो क्या है कि जैसे हम तो अर्थ पे हम और एक बहुत दूर कोई स्टार है, स्टार से ही लाइट निकलती है। डॉपलर ने कहा कि भाई मान लो ये जो स्टार है ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है इसकी वेलोसिटी 20, यानी इफ द स्टार इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, if there is a star which is approaching the observer with a velocity v, तो लाइट वेव इससे निकली, तो लाइट इधर जाने लगी और उस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी एफ है और वेवलेंथ लैम्डा है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट तो सी होती है ना, सी। जब ये इस हाँ, जब ये इस आदमी पर पहुंचेगी ना वेव, तो इस आदमी को एफ या लैम्डा नहीं दिखेगा, तो एफ अपेरेंट जो वो दिखेगा, तो एक्चुअल एफ था इनटू अंडर सी प्लस बी अपॉन सी माइनस। ये मतलब फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन है ही नहीं, हम लोगों की उसमें तो नहीं एनसीईआरटी बिना किसी और जगह, बस अपने को याद कर जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी ना वो होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस बी अपॉन सी माइनस बी। यहाँ पे बी मतलब उस स्टार की वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी कह लो, और सी स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा अपेरेंट होगा जो ओरिजिनल लैम्डा है सी माइनस बी। हाँ, एक केस हो गया एक तरीके से, तो ये आया। अब एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एक पर्टिकुलर केस बनाया गया कि अगर स्टार की वेलोसिटी है तो स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम हो, अगर स्टार की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम, तो हम लोग एफ अपेरेंट को लिख सकते हैं जो भी एक्चुअल है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा आसान, 1 प्लस बी
और हम लोग लैम्डा अपेरेंट को लैम्डा 1 - V/C। तो आपको क्या लगता है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है ना। अच्छा, वेवलेंथ के बारे में क्या लग रहा है कि वेवलेंथ बढ़ रही है कि कम हो रही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब ये देखो, ये होता है ना विबग्योर, और इससे इस तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, इस तरफ जाने पर कम हो, यहाँ वेवलेंथ चूंकि कम हो रही है ना, तो इसलिए ना इस फिनोमेना को, मतलब दो कलर की बात करते हैं, रेड की और ब्लू की। एक्चुअली उधर वाले किनारे का कलर है तो वायलेट, लेकिन हमारी आंखें ना वायलेट कलर के लिए सेंसिटिव नहीं होती उतना, वायलेट अपने को दिख नहीं पाता, तो ब्लू दिखता है। तो अपन ये कहेंगे कि यार वेवलेंथ कम होने का मतलब कि ये ब्लू कलर की तरफ जा रही है, इधर इधर जा रही है ना, डिक्रीज मतलब इधर जाना। किस तरफ जाना, ब्लू की तरफ जाना कि रेड की तरफ जाना? वेवलेंथ कम होने। तो इस चीज को, ये जो फिनोमेना है ना, इस फिनोमेना का एक नाम है। क्या नाम है इसका? ब्लू शेड। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कई बार ये पूछते हैं कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल शिफ्ट। ये डेल्टा एफ अपॉन एफ, इसका फॉर्मूला होता है P/C। और अगर लिखा हो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये प्लस और माइनस लगाने से क्या होगा? ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसलिए प्लस, और वेवलेंथ जो ये कम हो रही है ना, इससे डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा बढ़ रहा है। दूसरा केस हो गया रिसीडिंग। सपोज ये अर्थ पे एक ऑब्जर्वर है, ये कोई स्टार है, ये इधर जा रहा है उस आदमी से दूर। तो अब जब ये लाइट एमिट करेगा, लाइट सब तरफ जाएगी, इस तरफ भी जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी एफ, वेवलेंथ लैम्डा और स्पीड ऑफ लाइट सी। इस ऑब्जर्वर को जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो मिलेगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इंटू अंडर रूट C - V अपॉन सी। इसी तरह से तो अपेरेंट लैम्डा मिलेगा, वो मिलेगा एक्चुअल लैम्डा इंटू अंडर रूट C+V, C - V।
तो फिर वही अप्रोक्सीमेशन लगा देता हूँ कि अगर वेलोसिटी बहुत कम है, स्पीड ऑफ लाइट एफ 1 - v/c, और लैम्डा अपेरेंट होगा लैम्डा, यहाँ पे देखो लैम्डा अपेरेंट ना लैम्डा से ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है। तो अगर हम ये लिखते हैं, मान लो एक्चुअल वेवलेंथ ये है, तो अपेरेंट वेवलेंथ इधर देखिए, मतलब रेड की तरफ शिफ्ट होगी, तो इस पूरे फिनोमेना को क्या कहेंगे? रेड शिफ्ट। और इसके जो फ्रैक्शनल शिफ्ट होती है, डेल्टा एफ अपॉन एफ लिख दिया जाए, -v/c। यदि डेल्टा लैम्डा, तो लैम्डा लिख दिया जाए,